नमस्कार दोस्तों। ह्यूमन वेरिटस के चैनल पे आपका स्वागत है। फॉर ऑल दोस्त जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, सो वी स्पेशलाइज इन मैनेजमेंट एंड कॉमर्स सब्जेक्ट्स। और 2011 से हम मैनेजमेंट और कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे फिर वो यूजीसी नेट के एग्जाम्स हो या फिर वो यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट से रिलेटेड एग्जाम्स हो, सो वी स्पेशलाइज इन दोस्त एग्जाम। ठीक है। आज हम बात करेंगे एनपीएस ट्रस्ट रिक्रूटमेंट की। और इनकी तरफ से दो अलग अलग वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं। पहले तो समझ लेते हैं इन वैकेंसीज का पोजीशन क्या है और इनकी स्ट्रीम्स क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल नोटिफिकेशन की, जिसमें जो पोस्ट है वो क्या है, वैकेंसीज क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में क्या पता चलता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और जो एग्जाम डेट हमें दी है उन सारी चीजों की हम बात करेंगे। ठीक है। तो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, पहले समझ लेते हैं क्या है। तो भाई एनपीएस ट्रस्ट ने क्या किया, एनपीएस ट्रस्ट ने दो अलग अलग वैकेंसीज के बारे में बताया। ठीक है। पहला है आपका क्या, पहला है आपका ऑफिसर ग्रेड बी मैनेजर। ठीक है। दूसरा पोजीशन है आपका ऑफिसर ग्रेड ए, एंड दैट इज असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है। सो दीज आर टू डिफरेंट पोजीशन जिसके लिए जो है एनपीएस ने वैकेंसीज को एडवर्टाइज किया है। और ये जो पोजीशंस है मैनेजर की, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रीम्स। कैसे? तो ऑफिसर ग्रेड बी की अगर मैं बात करूं, तो ऑफिसर ग्रेड बी मैनेजर में किसकी वैकेंसीज हैं? जनरल की। ठीक है, जनरल स्ट्रीम की। दूसरी है आपकी एचआर स्ट्रीम की। तीसरी है आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रीम की। ठीक है। ऑफिसर ग्रेड असिस्टेंट मैनेजर की बात करूं, तो उसमें दो ही वैकेंसीज हैं। एक है आपकी एचआर जनरल की, दो ही स्ट्रीम्स हैं, एक है आपकी जनरल की और दूसरी है आपकी रिस्क मैनेजमेंट की। ठीक है। तो दो पोजीशंस हैं, पर इन दो पोजीशंस में फर्दर सेग्रीगेशन है इन टर्म्स ऑफ कौन सी स्ट्रीम है। इससे क्या होगा, इससे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वेरी कर जाएगा, जो सिलेबस होगा इन एग्जाम्स का वो वेरी कर जाएगा। ठीक है। तो वो सब भी हम समझेंगे। अभी बात कर लेते हैं फिलहाल के वैकेंसीज कितनी एडवर्टाइज हुई। तो टोटल वैकेंसीज मैं बता रहा हूं, जिसमें जो जिसका सेग्रीगेशन हम थोड़ी देर में एडवर्टीजमेंट में जाके देखेंगे। तो अभी अगर देखा जाए तो जनरल की जो वैकेंसीज हैं वो हैं ऑफिसर ग्रेड बी मैनेजर में 12। ठीक है। एचआर में देखे जाए, सॉरी, ऑफिस ग्रेड बी मैनेजर में है ये 4। ठीक है। एचआर में देखा जाए तो ये वैकेंसी है 1। और रिस्क मैनेजमेंट में देखा जाए तो ये वैकेंसीज हैं आपकी 1। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। जो जनरल में वैकेंसीज हैं वो है आपकी 12। और जो रिस्क मैनेजमेंट में वैकेंसीज हैं वो है आपकी 1। ठीक है। तो ऑल ऑफ दोस, जो इन 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 स्ट्रीम्स में देखा जाए तो मल्टीपल स्ट्रीम्स के लिए एलिजिबल हैं, दे कैन इजीली फाइंड आउट कि जो मैक्सिमम वैकेंसीज हैं, जो आपकी मैक्सिमम वैकेंसीज हैं वो कहाँ आई हैं? वो आपकी आई हैं जनरल स्ट्रीम में, एंड दैट इज 4 + 12 16। ठीक है। पर हम इसको 4 + 12 16 नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 4 और 12। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन साफ साफ इस चीज को बताता है, यू कैन अप्लाई ओनली फॉर वन पोजीशन एंड वन स्ट्रीम। ठीक है। ये बात बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आप लोग जो है समझ लीजिए कि केवल एक पोजीशन के लिए और केवल एक उसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने 5 अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, तो इसमें से कोई भी एक जो है आपको अप्लाई करनी होगी, एंड वो आपको देखना होगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला वैकेंसीज का डिस्कशन। अच्छा, मेन चीज तो मैंने आप लोगों को बताई नहीं। फॉर्म फिलिंग की जो डेडलाइन है, फॉर्म फिलिंग की जो डेडलाइन है दैट इज, मिनट, जो डेडलाइन है फॉर्म फिलिंग की, दैट इज 5 फरवरी, 5 फरवरी 2025।
ठीक है, 5 फरवरी 2025 से पहले आपको ये फॉर्म भर देना है। और हमारे पास एग्जाम डेट भी है, एंड द एग्जाम डेट इज 25 फरवरी 2025। ठीक है, 25 फरवरी 2025 इसकी एग्जाम डेट है। और जो है इसकी एग्जाम डेट के बारे में ये बताया जाए कि 3 फेजेस में एग्जाम है, तो सिंगल डे जो एग्जाम है 25 का, वहाँ फेज 1 और फेज 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार नोटिफिकेशन में जाके थोड़ा सा हम एलिजिबिलिटी को समझ लेते हैं, उसके बाद हम जो है एग्जाम पैटर्न पे आ जाएंगे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी अगेन अलग अलग कॉलम्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी होगी, आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा कि आपको किसकी एलिजिबिलिटी देखनी है। ठीक है, तो दिस इज द नोटिफिकेशन। इसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की और वैकेंसीज के बारे में। अगर आपको कैटेगराइजेशन देखना है कि किस कैटेगरी की क्या वैकेंसी है, वो भी आपको पेज नंबर 2 पे आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, क्वालिफिकेशन में सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रेड बी मैनेजर की। ठीक है, ग्रेड बी मैनेजर की बात करते हैं। और थोड़ा सा ऐसे याद रखिए कि ग्रेड बी मैनेजर है, इट इज अ हायर पोजीशन एज कंपेयर टू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रैंक व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की बात, जनरल स्ट्रीम की बात करें और एलिजिबिलिटी की बात करें, तो इसको हम 3 अलग अलग एरियाज में देख सकते हैं। पहला एरिया है आपका एज क्राइटेरिया, दूसरा एरिया है आपका क्वालिफिकेशन, तीसरा एरिया है आपका वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। तो जनरल स्ट्रीम में पहला जो क्राइटेरिया है वो है 20 एज क्राइटेरिया, विच इज 25 to 33 ईयर्स। ठीक है, 33 ईयर्स की जो ये बात करता है, दिस एज शुड बी 33 ईयर्स एज ऑन 31 December 2024। ठीक है, ध्यान से इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। एज ऑन 31 12 2024 के पहले आप जो है 33 से ज्यादा के नहीं हो जाने चाहिए, या फिर 25 से कम के नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका बर्थडे 30 December 2024 को आता है, जब आप 33 साल के हो गए हैं, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर आप 1 जनवरी 2025 को अगर आप 25 साल के हो रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि पिछले पिछली तारीख को आप 24 साल और जितने भी दिन हैं उतने उसके हो गए। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया में एकदम क्लैरिटी है। जो कट ऑफ डेट है वो है आपकी 31 दिसंबर 2024, एंड दिस इज अक्रॉस ऑल द स्ट्रीम्स जो 5 हमने देखी। ठीक है, क्वालिफिकेशन में जनरल की बात करते हैं, जनरल स्ट्रीम की बात करते हैं, तो यहां पे साफ साफ कहता है कि फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। तो यहां पे पीजी जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और इसके अलावा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी डिग्री में आपने पीजी लिया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा जो सीए, सीएफए, सीएसए, सीएसएफआरएन या सीएमए या एमबीए या पीजीडीबीए या पीजीपीएम या पीजीडीएम के जो लोग हैं, वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, गिव मी अ मिनट। हाँ, तो फुल टाइम पीजी चाहिए और इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सपीरियंस की बात करें, मिनिमम 4 साल आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, इन ऑफिसर कैडर। ठीक है, और मेंशन किया है इन एरियाज रिलेटेड टू पेंशन, फाइनेंशियल सेक्टर, स्पेशल नॉलेज, एक्सपीरियंस इन लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और एनी अदर डिसिप्लिन कंसीडर्ड यूजफुल टू द ट्रस्ट। अगर आप इन सभी क्राइटेरियाज में आपका एक्सपीरियंस फॉलो इन हो रहा है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। एंड ये तीनों कंडीशंस और में नहीं है, एंड में है, साइमल्टेनियसली ये तीनों कंडीशंस वैलिड होनी चाहिए। अगले में आते हैं, इसके बाद जो ग्रेड बी मैनेजर है, इसके लिए जो दूसरा स्ट्रीम है वो है एचआर। एचआर में जो एज क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम है जो जनरल स्ट्रीम का है। और जो एलिजिबिलिटी, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है कि पार्ट टाइम नहीं है। पहली बात तो मोड आपका फुल टाइम होना चाहिए। ठीक है, फुल टाइम होना चाहिए, फुल टाइम एमबीए, मास्टर्स डिग्री। ठीक है, अगर आपने एमबीए किया है या आपने मास्टर्स डिग्री ली है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ली है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा लिया है, और वो भी आपने एटलीस्ट 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा लिया है। पीजी डिप्लोमा 1 साल का भी होता है, 2 साल का अगर आपने किया है, और किस में, इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, या फिर आपने एचआरएम, या फिर आपने कोई और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में किया है, जैसे कि आपका लेबर वेलफेयर हो सकता है, सोशल वेलफेयर हो सकता है, तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब ये जो इक्विवेलेंट शब्द है, ये बड़ा ही कहते हैं कि
एम्बिगुअस वर्ड है, समझ में नहीं आ रहा है इक्विवेलेंट का क्या मतलब है। ठीक है, तो फॉर नाउ वी विल स्टिक टू द पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड एचआरएम। ठीक है, अगर आपने मास्टर डिग्री या एमबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा फॉर 2 इयर्स अगर आपने एचआरएम या पर्सनल मैनेजमेंट में या फिर आपने जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन में किया है, देन यू विल बी एलिजिबल। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेजर और माइनर की बात नहीं करी है, केवल स्पेशलाइजेशन की बात करी है। सो उसके बारे में यहाँ पे इस तरीके से इसमें इसमें हम कॉलम में देख के तो नहीं वो कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली मेजर और जो आपके स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइज एचआर है या जो ड्यूल डिग्री है, दे आर 100% एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। तीसरा कंडीशन क्या है, 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन वेरियस एचआर एक्टिविटीज, और प्रेफरेबली गवर्नमेंट सेक्टर में, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में भी हो तो भी चलेगा, पर प्रेफरेबली गवर्नमेंट सेक्टर में चाहिए। तीसरा स्ट्रीम है आपका रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में जो एज क्राइटेरिया है उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जो एचआर और जनरल स्ट्रीम के लिए हमने बोला है उसी को यहाँ पे छाप देना है। ठीक है, तीसरा है दूसरा है आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए किसमें, फाइनेंस में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में, मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, सीए, सीएफए, एफआरएम, सीएमए, एमबीए, पीजीडीएम और पीजीडीएम, और ये सारे भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो पहली बात तो पीजी डिग्री अगर आपने इन स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में करी है, देन यू विल बी एलिजिबल। ठीक है, दूसरी बात, अगर सीए है आप या फिर सीएफए है आपके पास, या फिर एफआरएम या उसका इक्विवेलेंट है, या फिर सीएमए है, तो भी आप एलिजिबल है। और यहाँ पे एमबीए, पीजीडीबीए, पीजीपीएम और पीजीडीएम वालों को भी एक तरीके से एलिजिबल कर दिया है, और कोई भी यहाँ पे बात नहीं लिखी है कि दे नीड सम स्पेशलाइजेशन और नॉट। ठीक है, अब बात करें इसके एक्सपीरियंस की, तो 4 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम जो है चाहिए आपको, और दैट इज ऑफिसर कैडर इन एरियाज रिलेटेड टू पेंशन, फाइनेंशियल सेक्टर, स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर है, डिजायरेबल की बात भी करी है, पर डिजायरेबल यूजली इतना जो है जब हम रिटर्न एग्जाम दे रहे हैं तो अब इतना कंसीडर नहीं किया जाएगा। हालांकि डिजायरेबल क्या है, डिप्लोमा इन डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और डेटा स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स। उसके बाद बात करें हम ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की, तो ये भी थोड़ा सा डिटेल में है। और अब इसमें क्या थी, इसमें दो ही स्ट्रीम थी, एक जनरल था, एक रिस्क मैनेजमेंट था। इसको भी हम कैसे समझेंगे, 3 क्राइटेरिया से। पहला है आपका एज क्राइटेरिया, दूसरा है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तीसरा है आपका एक्सपीरियंस। जनरल की बात करें तो एज क्राइटेरिया 21 से 30 साल है, 33 नहीं है, 30 साल है, और ये भी एज ऑन 31 दिसंबर 2024। ठीक है, दूसरा हम बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो है जनरल के लिए क्या चाहिए, फुल टाइम ग्रेजुएशन। अगर आपने फुल टाइम ग्रेजुएशन भी करी है तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे, बाकी दिमाग ही नहीं लगाना। पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, सीए, सीएफए, सीएमएस, एमबीए, डजंट मैटर, क्योंकि हमें उन्होंने बोल दिया है फुल टाइम ग्रेजुएशन जो है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस जनरल स्ट्रीम में बिल्कुल नहीं चाहिए, और बिल्कुल, तो मेरे तो इस हिसाब से देखा जाए तो असिस्टेंट मैनेजर है जनरल स्ट्रीम का, और आपका ग्रेड बी का, और इसके वैकेंसीज को मिलाया जाए तो भाई सबसे ज्यादा जो है वैकेंसीज इसी में है, और सबसे ज्यादा लोग इसी स्ट्रीम के लिए एलिजिबल है, क्योंकि इसमें केवल ग्रेजुएशन ही आपको चाहिए, एंड द वैकेंसीज आर 12। अब अगला रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट में जो यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है वो बिल्कुल सिमिलर दिया है जो जो मैनेजर ग्रेड बी में है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन आपने कर लिया देन यू विल बी एबल टू डू इट। बस यहां पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा वर्क एक्सपीरियंस का। जो रिस्क मैनेजमेंट असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट के लिए है उसमें जो आपको एक्सपीरियंस चाहिए वो मिनिमम 2 साल का है, और अगर आपको मैनेजर ग्रेड बी के लिए देखना है तो उसके लिए जो एक्सपीरियंस है वो है आपका 4 साल का। ठीक है, ठीक है, तो एलिजिबिलिटी काफी डिटेल में है और हमने पांचों स्ट्रीम के लिए यहाँ पे कवर कर लिया। अगली चीज पे आते हैं, और वो है हमारा एग्जाम का पैटर्न, कि आखिर एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं अच्छे से। हाँ, यहाँ पे जाके भी आप एग्जाम का पैटर्न देख सकते हैं, विच इज पेज नंबर 7। हम्म तो एग्जाम की सबसे पहले बात करते हैं लेवल्स की। तो ये एग्जाम 3 फेज में होगा, लेवल्स यहाँ पे फेज बोला जा रहा है, 3 फेजेस में एग्जाम होगा। ठीक है,
फेज 1 आपका है रिटन एमसीक्यू, ठीक है। फेज 2 आपका है रिटन सब्जेक्टिव एज वेल एज एमसीक्यू, ठीक है। फिर है आपका फेज 3, फेज 3 है आपका इंटरव्यू, ठीक है। एग्जाम डेट्स की बात करें तो जो आपका ये है फेज 1 जो है आपका, और जो आपका फेज 2 है, ये दोनों ही आपके एक ही दिन हो जाएंगे, एंड दैट इज 25 फरवरी, ठीक है। हाँ, 25 फरवरी को आपको ये एग्जाम हो जाएंगे, सिंगल डे एग्जाम है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले वो फेज 1 के लिए बुलाएंगे, फिर वो उसमें से सिलेक्ट करेंगे, फिर फेज 2 के लिए बुलाएंगे, नहीं, वो फेज 1 में ही जो है एक ही दिन में आपका 25 फरवरी को दोनों एग्जाम करवा देंगे। इसके बाद जो सिलेक्ट होंगे वो फाइनली जाएंगे कहाँ पे, वो जाएंगे आपका फेज 3 में, ठीक है। अब अगर बात करें फाइनल मेरिट लिस्ट की, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर देखा जाए तो केवल और केवल ये दो, फेज 2 और फेज 3 का वेटेज लिया जाएगा, ठीक है। फेज 1 का वेटेज नहीं लिया जाएगा। फेज 1 का पर अपना खुद का क्वालिफिकेशन है, अभी हम देखेंगे, वो होना चाहिए। कितना वेटेज है? फेज 2 का वेटेज है आपका 50%, और आपका इंटरव्यू का वेटेज है 50%, ठीक है। बराबर वेटेज है आपका फेज 2 और इंटरव्यू का, ठीक है। इंटरव्यू की डेट्स अभी भी इंटीमेट नहीं करी गई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो एक एक ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या रहेगा एग्जाम का, और कौन सी दिन को क्या हो रहा है, ये हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे आपका एक एक एग्जाम में क्या चीजें होने वाली हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है फेज 1। फेज 1 की बात करते हैं, और फेज 1 में है आपका जो डेटा पॉइंट हमारे पास है वो क्या है कि भाई 120 जो है क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। 90 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग दैट इज -1/4, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी -1/4, ठीक है। और ये होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसका एक आंसर सही होगा, ठीक है। अब इसका हम सेक्शन वाइज वेटेज देख लेते हैं। तो गाइस इसमें जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो भी हमें देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले है आपका इंग्लिश। इनके नाम जो है वो थोड़े से डिस्क्रिप्टिव है, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म तरह यूज कर रहे हैं। दूसरा है आपका रीजनिंग एंड एनालिटिक्स, तो मैं केवल रीजनिंग लिख देता हूँ। तीसरा है आपका डोमेन, ठीक है। चौथा है आपका क्वांट, और पांचवा है आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस। एक और बात जो मैं बताना भूल गया कि दोनों ही ग्रेड, दोनों ही जो पोजीशंस हैं उनके लिए देयर विल बी अ सिंगल एग्जाम। दोनों ही ग्रेड के लिए सिमिलर एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि चीजें अलग हो जाएंगी व्हेन एग्जाम इज बीन चेंज्ड, ठीक है। सिंगल एग्जाम होगा। अब देखते हैं कितना क्या आएगा। तो भाई इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में है आपका टोटल 120 क्वेश्चन है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में है आपके 25 क्वेश्चंस। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में है आपके 25 क्वेश्चंस। डोमेन की बात करें तो डोमेन में है आपके 25 क्वेश्चंस। डोमेन को कैसे समझते हैं, देखिए, अगर पोजीशंस को थोड़ा सा और रैशनलाइज किया जाए तो तीन ही डोमेन है वैसे, एक है जनरल, एक है आपका एचआर, और एक है आपका रिस्क मैनेजमेंट। तो उससे रिलेटेड जो सिलेबस हमें प्रिस्क्राइब किया गया एनपीएस ट्रस्ट ने, तो उसके हिसाब से हम अभी देख लेंगे। अभी हम इसको फिलहाल डोमेन लिख देते हैं। क्वांट में भी 25 क्वेश्चंस, एंड फाइनली जनरल अवेयरनेस में कितने क्वेश्चंस हैं? 20 क्वेश्चंस, ठीक है। मार्क्स की बात करें, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैं 25 मार्क्स इसके, 25 मार्क्स इसके, 25 मार्क्स इसके, 25 मार्क्स इसके, 20 मार्क्स इसके, एंड देयर विल बी अ टोटल ऑफ 120 मार्क्स। और अगर मैं इसकी बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो देयर विल बी 120
क्वेश्चंस। ठीक है, ये हो गया। कट ऑफ की बात करूं तो गाइस बहुत अच्छे से नोट करिए कि देयर विल बी अ सेक्शनल कट ऑफ एंड देयर विल आल्सो बी एन एग्रीगेट यानी कि टोटल कट ऑफ। ठीक है, दोनों ही आपको सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना होगा, एग्रीगेट कट ऑफ भी निकालना होगा। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इंग्लिश, क्वांट और डोमेन और जीए में फोड़ दिया पर रीजनिंग में आपके 0 मार्क्स आए। ऐसा नहीं हो सकता, आपको हर एक में मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे और आपका जो टोटल एग्रीगेट है वो भी आपको पार करना पड़ेगा कट ऑफ के लिए। ठीक है, उसी के बाद आपके फेज 2 के मार्क्स कंसिडर होंगे और आप जो है इंटरव्यू के लिए आपको आमंत्रण मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेज 1 का एग्जाम पैटर्न। ठीक है, अभी हम सिलेबस पे नहीं है, अभी हम केवल एग्जाम पैटर्न पे है, तो यहीं तक सीमित रहते हैं। अब बात करते हैं फेज 2 की। ठीक है, फेज 2 की बात करें तो फेज 2 में आपका जो है 100 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। ठीक है, तो देर विल बी अ पेपर 1 एंड देर विल बी अ पेपर 2। 100 मार्क्स, 100 मार्क्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। और इन पेपर के बारे में देखा जाए तो टाइम भी है वो भी सीमित है कि पेपर 1 में पेपर 2 में कितना मिलेगा। हम एक बार इसको थोड़ा और अच्छे से ना बना के अपन समझ लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कि पेपर 1 है ये और ये है आपका पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 के मार्क्स देखे जाए तो पेपर 1 के मार्क्स हैं आपके 100, पेपर 2 के मार्क्स हैं आपके 100। ठीक है, पेपर 1 का सब्जेक्ट देखा जाए तो पेपर 1 का आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज। ठीक है, जिसे मैं जीएस ही लिख देता हूँ, इंग्लिश एंड जीएस। और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 है आपका डोमेन। ठीक है, यानी कि जनरल स्ट्रीम के लिए जनरल, एचआर के लिए एचआर और रिस्क मैनेजमेंट के लिए रिस्क मैनेजमेंट। इसके बाद बात करूं मोड ऑफ एग्जाम की तो यहाँ पे ये बदल जाएगा, क्योंकि मोड ऑफ एग्जाम में जब हम आते हैं तो इंग्लिश एंड जीएस का है आपका डिस्क्रिप्टिव, और बात करें आपकी पेपर 2 की तो पेपर 2 में आपका जो मोड है वो है आपका एमसीक्यू बेस्ड। तो यानी कि आपका जो डोमेन है उसमें आपको एमसीक्यू ही पेपर देना है, उसमें आपको सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करनी है, केवल जीएस और इंग्लिश का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाएगा। मार्क्स की बात हो गई। अब आती है टाइम की बात, तो टाइम कितना कितना मिलेगा। तो गाइस टाइम जो है वो है डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको 60, पहले के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे एंड डोमेन के लिए आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, अगेन कट ऑफ की बात करूं तो देर विल बी अ सेक्शनल कट ऑफ, देर विल बी एन एग्रीगेट कट ऑफ। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ होगा और एग्रीगेट कट ऑफ भी होगा। अब आती है फेज 3 की बात। तो गाइस फेज 3 में जैसा हम जानते हैं क्या होगा, इंटरव्यू। ठीक है, तो देर विल बी एन इंटरव्यू और इंटरव्यू जो है फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट जो आएगी उसका जो वेटेज है, वेटेज अगर देखा जाए तो वेटेज होगा आपका इंटरव्यू का कितना, 50%। फेज 2 के मार्क्स का कितना, 50%। फेज 1 के मार्क्स केवल और केवल फेज 2 या और इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए यूज किए जाएंगे, इससे ज्यादा उसका कोई भी यूजेज नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एग्जाम पैटर्न की बात। अब हम बात करते हैं गाइस सिलेबस की। और सिलेबस में जो है हमें बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट ने निराश नहीं किया है, क्योंकि बहुत ही डिटेल में सिलेबस जो है हमारे सामने है। तो गाइस आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है और जो एचआरएम है वो है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, उसका भी आप डिटेल में सिलेबस देखेंगे। और जो है इसके लिए हम सेपरेटली जो है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वील कम अप विद सम एनालिसिस। ठीक है, जनरल स्ट्रीम की बात करें, चूंकि ये शब्द ही जनरल है तो इसमें डिफाइन करना पड़ेगा जनरल मतलब क्या है। तो इसमें जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं दे आर एक्चुअली रिलेटेड टू, यहां से अगर आप देखें तो आप कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर, इससे रिलेटेड आपके जो टॉपिक्स हैं जो जनरल स्ट्रीम में है। ठीक है,
तो यही जो सिलेबस आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल सेम सिलेबस है जनरल स्ट्रीम का। ठीक है, बिल्कुल सेम सिलेबस है आपका एचआर का और बिल्कुल सेम सिलेबस है आपका रिस्क मैनेजमेंट का। इसका मतलब दोनों ही फेसेस के लिए जो आपका डोमेन है उसका सिलेबस सेम रहेगा, अलग नहीं रहेगा। ठीक है। और गाइस अब हम बात करने वाले हैं इसकी सिलेबस की, और एक बार मैं आपको सिलेबस जो है दिखा ही देता हूँ कि जो सिलेबस है वो कहाँ है। काफी अच्छा सीटीसी यहाँ पे मेंशन है, जो कि आप पेज नंबर 10 में देख सकते हैं, फॉर बोथ द पोजीशंस। ठीक है। ऑल द बेनिफिट्स एंड द रेम्युनरेशन दैट एनपीएस ट्रस्ट इज गोइंग टू प्रोवाइड टू द कैंडिडेट्स, वो सब आप देख सकते हैं। एंड अब हम बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ जल्दी से जल्दी, और उसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है। ओके 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 ओके। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप पेज नंबर 26 से देखना चाहेंगे तो आपको सिलेबस दिख जाएगा। ये है आपका जनरल स्टडीज का सिलेबस, जो कि मेंस के पेपर, जो कि फेज 2 में आपको 60 मिनट का 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है, उसके ये सारे टॉपिक्स आपको आपके सामने हैं। ठीक है। उसके बाद आता है डोमेन नॉलेज का। तो डोमेन नॉलेज में आपका एचआर का जो सिलेबस है, ये बिल्कुल वही सिलेबस है जो एचआर में आप पढ़ाई करते हैं, चाहे वो एचआरएम हो, चाहे वो ओबी हो, चाहे वो लेबर वेलफेयर हो, चाहे फिर वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो, चाहे फिर वो लेबर लॉज हो। कुछ कुछ चीजें अलग से आ गई हैं, जैसे पॉश एक्ट है, पीडब्ल्यूडी एक्ट है, आरटीआई एक्ट है। ठीक है, ये सारी चीजें भी इसमें एडिशन में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट जो स्ट्रीम है उसका सिलेबस भी अलग अलग सेक्शनल साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, मार्केट्स है, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स है, या फिर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, एंड सो ऑन। ठीक है। उसी तरीके से जनरल स्ट्रीम का जो सिलेबस है, जिसके लिए सबसे ज्यादा लोग एलिजिबल हैं और सबसे ज्यादा वैकेंसी जिसमें है, वो भी आपको यहाँ पे डिटेल में देखने को मिल जाएगा। गाइस, इट इज ऑलवेज अ नाइस थिंग टू हैव द डिस्क्रिप्टिव सिलेबस फॉर दीज एग्जाम, सो दैट स्टूडेंट्स को बाउंड्री अपनी सेट करने में दिक्कत नहीं आए। कई सारे यूपीएससी के ऐसे रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं जहां पे हमें सिलेबस ही नहीं पता होता। वी हैव टू एनालाइज पीवाईक्यूज एज वेल एज वी हैव टू एनालाइज द बाउंड्री ऑफ द कन्वेंशनल बाउंड्री ऑफ द सिलेबस, जिसके बेसिस पे हम जो है उस सिलेबस तक पहुंच पाते हैं, है ना। पर यहाँ पे हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमें पेंशन से रिलेटेड में क्या क्या देखना है वो भी हमें बता दिया, और हर एक चीज को यहाँ पे हमें बता दिया। तो गाइस, हमने आज वैकेंसीज डिस्कस कर ली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया, एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लिया, एंड सिलेबस को भी झांकी हमने ले ली। बाकी ह्यूमन पेरिटस जो है इसका कोर्स लॉन्च कर रहा है, एंड हमारे साथ तैयारी करने के लिए जो है आप डायरेक्टली वेबसाइट से एनरोल कर सकते हो इस कोर्स के लिए, और आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप इस एग्जाम की तैयारी करेंगे विद ह्यूमन पेरिटस। ऑल द बेस्ट।